नौजवान बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। तुइज़ु मंतशा तुज़िल्लु मंतशा, बच्चे जो भी सेंट्रल लेवल में सेलेक्ट हो रहे हैं वो जनरल सीट में सेलेक्ट हो रहे हैं। पहले ये तो निभा लूँ, गवर्नमेंट में फंड रहता है, लेने की कोशिश किस तरह से करना वो जानकारी होना चाहिए। मैं ये चाहती थी कि हर लड़की पढ़े। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मेरी सबसे पहले तरजीह तालीम और सेहत के लिए है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ज़ोर ज़बरदस्ती से 4 आदमी में बात करने से कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 400 प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किए। उर्दू स्कूल की खस्ता हाली की जिम्मेदार न सिर्फ हुकूमत होती है, लोग भी होते हैं। कर्नाटका हुकूमत की जानिब से असम्बली से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली में से एक अहम शख्सियत हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और साबिक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, जो मोहतरमा बल्खीस बानो। शिमोगा ज़िले से गुज़िश्ता 20 सालों के बाद MLC के लिए मुंतखब किया गया है। आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात पर, खुसूसन शिमोगा ज़िले से जो वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उस पर हम तबादला ख्याल करेंगे। मैडम, आपका इस्तकबाल है इनकलाब न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके जो तकर्री हुई है, आपको जो टिकट दिया गया है, उस सिलसिले में जो मुकामी लीडर्स हैं बेंगलुरु सतह पर हो या फिर रियासत में कुछ एतराज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। सबसे पहले आपने आकर मुझसे इंटरव्यू ली जा रही है मेरी तरफ से। मुझे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक मुस्लिम लेडी बोल के विधान परिषद के लिए सिलेक्शन किया गया। उसके बाद मैं MLAs की तरफ से यूनानिमसली हम 7 कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इलेक्ट हो गए। बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक 70 एप्लीकेशंस थे। ना तो मैंने किसी से दबाव डाला, ना किसी की सिफारिश की। उन्होंने मेरा पिछले 40 साल की जो पार्टी की तरफ हो और मेरी समाजी खिदमत हो, ये तमाम देखकर उन्होंने हाई कमांड ने डिसीजन लिया कि इनको दिया जाए। ये हर पार्टी में रहता है वैसा, और हर एक को ख्वाहिश भी रहती है कि किसी ना किसी ओहदे पर फाइज हो। ना मिलने पर वैसा हर पार्टी में रहता है। बाद थोड़े वक्त तक उनका दुख दर्द दूर होने के बाद साथ में काम करना शुरू करते हैं। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैडम, आप गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुसलसल जो हैं समाजी खिदमात में लगे हुए हैं। अब MLC एक अहम ओहदा है, आपकी अवलिन तरजीह क्या होगी? किस सिमत में आप काम करने के लिए तरजीह देंगे? मेरी सबसे पहले तरजीह तालीम और सेहत के लिए है। मैं पहले से ही, जब मैंने 1986 में जब मैंने ज़िला परिषद को इलेक्ट हुई, तब मुझे एजुकेशन सब कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया था। तो मैंने उस वक्त गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत दबाव देकर सारी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं भी प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, बहुत दूर तक स्कूल्स नहीं थे, जब तक मैंने वो गवर्नमेंट आर्डर देखा जहाँ 12 बच्चे रहते हैं वहाँ पर एक स्कूल दिए जाने का एक क़ानून है, अभी है। तो वो क़ानून को हाथ में लेकर जा बजा मैंने स्कूल स्टार्ट किए थे। तो उससे बाद में और दूसरे फर्दर स्टेट पर और हाई स्कूल्स की भी बहुत, जहाँ हायर प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर हाई स्कूल भी मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 400 प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किए थे और रिमोट एरिया में मैंने स्टार्ट किया था। तो आजकल तालीम हासिल करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम हासिल करना ज़रूरी है, इसलिए कि एक लड़की को तालीम देना सारे कुंबे को तालीम देने के ये है। हर अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करने के लिए माँ ही तालीम देती है, इसलिए मैं वो तरजीह देकर, और मैं भी खुद, मुझे मालूम है किस तरह से गर्ल एजुकेशन को स्टैग्नेंट किया जाता है। कोई ना कोई एक रीज़न रहता है, इसलिए मुझे भी दिक्कतें आई थी मेरी एजुकेशन में। SLC के बाद मुझे छुड़ाना चाहा, फिर मैंने लड़ झगड़ कर PUC ख़त्म किया। PUC के वक्त भी मुझे बस इतना ही बस बोले, फिर भी मैंने एक इनकलाबी तौर पर मैंने पेरेंट्स को मनवा कर मैं ये चाहती थी कि हर लड़की पढ़े, तो उस तरह की। उसके बाद मैंने, मेरे और एक साथी हेल्थ एंड एजुकेशन के चेयरमैन थे, वो गिव एंड टेक पॉलिसी के लिए उन्होंने, जहाँ पर हमारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर अस्पतालों को मैंने तरजीह दी।
प्राइमरी हेल्थ यूनिट मैंने स्टार्ट किया। तो अभी मेरा फोकस और मेरा इंटेंशन यही है कि जहाँ कहीं अस्पताल की ज़रूरत है वहाँ से शुरू किया जाए, और जहाँ कहीं स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पर स्कूल शुरुआत किया जाए, और हायर एजुकेशन को भी तरजीह दिए। तो मेरा तालीम और सेहत ही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। जैसा ने आपने बताया कि एजुकेशन के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, आप एक टीचर भी रहे हैं माजी में, तो जो स्कूल्स या फिर तालीमी इदारे आपने क़ायम किए थे आज वो बहुत ही खस्ता हाल हैं। ख़ास तौर से उर्दू जो तालीमी इदारे हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। इस पर आप क्या इक़दाम करें? उर्दू स्कूल की खस्ता हाली की ज़िम्मेदार ये न सिर्फ हुकूमत होती है, लोग भी होते हैं। देखिए, जब मैं एजुकेशन कमेटी की सब कमेटी की चेयरमैन थी उस वक्त एजुकेशन के मिनिस्टर गोविंद गौड़ा थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के। उस वक्त एक नई स्कीम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोल के स्कीम थी। उस स्कीम के तहत हर उर्दू स्कूल में कन्नड़ा स्कूल लाजिमी है बोल के उन्होंने स्टार्ट किया था सारी स्टेट में। उस वक्त क्या हुआ, 2800 से ये पोस्ट जो हैं उन्होंने सैंक्शन किए कन्नड़ा उर्दू स्कूल्स में, कन्नड़ा पोस्ट के लिए, कन्नड़ा टीचर्स के लिए। तो हम लोग खुश हुए, चलो हमारी कन्नड़ा ज़ुबान के लिए भी हो जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे कन्नड़ा ज़ुबान पढ़े हैं वो भी अपॉइंट हो जाते हैं बोल के खुश हुए। लेकिन चंद दिनों के बाद ऐसा मालूम हुआ, कमिश्नर वो तमाम मुझे कराटा के ज़रिए एक एसोसिएशन वाले आकर मिले, उन्होंने बताया कि कन्नड़ा टीचर्स तो दिए हैं लेकिन उर्दू वैकेंसी में डाले हैं बोल के। तो मैंने झट से गोविंद गौड़ा से अपॉइंटमेंट लेकर उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने डिटेल से मुझे ज़रूरी है कन्नड़ा पढ़ना, हम पढ़ते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इस्तेक़बाल कर रहे हैं, लेकिन एट द कास्ट ऑफ उर्दू पोस्ट यू शुड नॉट गिव कन्नड़ा पोस्ट कर बोल, कन्नड़ा लैंग्वेज कर बोले। उनको ही वाज शॉक्ड, उनको बड़ी ये हुई, ऐसा कैसा बोले। तो उर्दू पोस्ट को जब उस वक्त मैंने 2800 उर्दू पोस्ट मैंने रिटेन कराया, 2800 पोस्ट कन्नड़ा के सैंग्वेज का। ये मालूमात होना चाहिए लोगों को, जो पैसा ही हल्ला मचाना, ज़ोर ज़बरदस्ती से चार आदमी में बात करने से कुछ नहीं होता। पहले पूरी हालत की जानकारी होना चाहिए, पूरी तौर से जानकारी ऑफिसरों से लेना चाहिए और सर्कुलर्स पढ़ना चाहिए, जब पूरी तौर से हमें सब कुछ हासिल होता है। तो जब मैंने उसके बाद स्कूल बिल्डिंग्स का मैंने मुतालबा किया, जा बजा स्कूल बिल्डिंग्स कराए, और जब ज़िला पंचायत की प्रेसिडेंट हुए तो मैं यहाँ तक कि मैंने DLRC जो उसके तहत टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती थी तो TLRC कराए मैंने। TLRC के तरीके जा बजा जहाँ स्कूल स्टार्ट किए थे वहाँ पर अपनी तरफ से हम अपॉइंटमेंट करके वहाँ पर डाला। जब कानून इसकी इजाज़त देता था हमें, ज़िला परिषद के एक्ट के तहत अपॉइंट करने का भी ऑफिस हमें पावर था, इसलिए हुकूमत कोई एतराज़ नहीं की। जब मैंने वादा ही ऐसा किया उनसे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मेंटेनेंस एस्टेब्लिशमेंट सब हमको आता है, तो आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो रामकृष्ण हेगड़े जब वज़ीर आला थे, उन्होंने मेरे वादे को जो मैंने पेश किया तो मान लिया। तो उन्होंने एक ही सर्कुलर निकाल दिया, वी शुड नॉट इंटरफेयर, लेट देम डू देयर ओन बोल के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ की जानकारी हासिल करना सबसे बड़ा काम है। उसके बाद ऑफिसर्स भी क़ानून जो है, लॉज जो है, उसके बगैर नहीं कर सकते। क़ानून ना है तो वो आराम से भेज देते हैं, और जब कानून रहता है उसके तहत हम जाएं तो ज़रूर ऑफिसर्स भी कर देते हैं। तो इसके तहत हम मुताला करना चाहिए। उसके बाद हमने हाई स्कूल स्टार्ट किए। हाई स्कूल्स के जा बजा कर्नाटका स्टेट में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट स्कूल्स प्राइमरी एंड हाई स्कूल स्टार्ट किए। हर असेंबली ज़िला पंचायत की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हाई स्कूल स्टार्ट किया मैंने, और वहाँ पर एक उर्दू पोस्ट इतना बवाल मचाया। आपके आज धरणुपकट्टे में जो उर्दू मीडियम की स्कूल है, उर्दू मीडियम की स्कूल स्टार्टिंग के लिए तभी उस वक्त अपोजिशन पार्टी ने बहुत हल्ला मचाया था ज़िला परिषद में। उसके बावजूद में जब तुम्हें लोगों कन्नड़ा मीडियम मांग रहे हैं, तो हम उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, तो एतराज़ नहीं करना चाहिए। हुकूमत में मान लिया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये, हम लोग को पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, लॉस मालूम होना चाहिए। जब मालूम नहीं है तो जो जानते हैं उनसे मालूमात हासिल करना है, उनके ज़रिए पेश करना चाहिए। जब पूरा हम हासिल कर सकें, गवर्नमेंट में फ़ंड रहता है, लेने की कोशिश किस तरह से करना वो जानकारी होना चाहिए।
सब कुछ मिल सकता है। जैसा आपने कहा खस्ता हालत है, मैंने भी जानकारी हासिल की। कल मैं ओहदा संभालने लेके मुझे शिमोगा में बड़े अच्छी तौर से इस्तकबाल किया। लोग बोल रहे थे मैडम वो स्कूल आपने स्टार्ट की थी, वहाँ की स्कूल आपने लश्कर मोहल्ले की थी, ये स्कूल की थी, आईनूर की स्कूल की थी, उसके बाद कोई देखा नहीं। तो मैं इंशाल्लाह मैं सारा दौरा करूँगी स्कूल्स का, और जैसा मैंने कहा मेरा पहला मुद्दा ही वही है। तो जो स्कूल्स खस्ता हालत में उनको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैडम, इस वक्त रियासत में एक अहम मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन 2B का दिया गया था, वो एक अहम मसला है। इसके अलावा इसमें एक और मसला ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जब जॉब्स के लिए हमारे कर्नाटक के बच्चे जाते हैं, कैंडिडेट्स जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर ये जो 2B सर्टिफिकेट है वो वैल्यूड नहीं है। इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आप पेशरफ करेंगे? वो देखिए नेशनल लेवल पर दो लिस्ट होते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। यहाँ कर्नाटक हुकूमत कर्नाटक में स्टेट लिस्ट में मुसलमानों को बैकवर्ड कम्युनिटी में जमा कर है, वेराज इन सेंट्रल बैकवर्ड लिस्ट उसमें मुसलमानों को पूरी तरह से निकाल कर है। ये जब माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन थी, उसका मैंने जायज़ा लेकर पूरी तरह से एक कमेटी बनाकर वहाँ पर सिवाय दरवेश के दूसरे को से भी पेशावर लोग जो हैं, और वो कानून ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, ज़ात की लिहाज से किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। इकनॉमिकली पोर जो कम्युनिटीज़ हैं इसलिए ये पेशे के लिहाज से दिया जाता है, चाहे छप्परबंद हो, दरवेश हो, जो भी प्रोफेशनल जो काम कर बीडी वर्कर्स हो, इस तरह से लोगों को देने के लिए प्रोविज़न है। तो मैंने उसका जायज़ा लेकर बाकायदा मीटिंग्स करके मैंने वहाँ से नेशनल कमीशन के लिए मैं खुद वहाँ पर एज ए लायर जाके कमीशन की चेयरमैन जाकर मैंने वादा किया वहाँ पर, तो उन्होंने मान लिया। यहाँ से एक फहरिस्त में एक 7-8 पेशावर सेक्ट्स को मैंने सिफारिश किया था, मान भी लिए थे वहाँ से। बैकवर्ड कमीशन से भी, हुकूमत से, कर्नाटक से, सिद्धरामैया की हुकूमत में एक कोशिश 100% मैंने बखूबी निभाया है। सेंट्रल में है वो, वहाँ पर नेशनल सेंट्रल कमीशन में अब तक किसी को मालूम नहीं था वो सेंट्रल लिस्ट में हमारे बच्चे जो भी सेंट्रल लेवल में सेलेक्ट हो रहे हैं वो जनरल सीट में सेलेक्ट हो रहे हैं। हमें दिक्कत इसलिए मिल रही है कि हमारे मुसलमानों को वहाँ सेंट्रल लिस्ट में जगह ही नहीं है, एक्सेप्ट दरवेश कर्नाटक के। और दूसरे स्टेट के लोग जो हैं, बिहार जैसा कि बिहार, वहाँ के एमपीस ने दबाव डालकर वहाँ के मुसलमान के एमपीस भी सेलेक्ट होकर आते थे। और उत्तर प्रदेश के उनकी स्टेट में उन्होंने अपनी तरफ से प्रोफेशनली बैकवर्ड बोल के जमा कराई वहाँ के लोग को सिलेक्शन होने के। लेकिन खासकर कर्नाटक के मुसलमानों के बच्चों के जो है उनको सिलेक्शन होने रही है। इंशाल्लाह मैंने परसों भी हमारे नसीर अहमद पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक लेटर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको बैकवर्ड कमीशन की तरफ से, तो ये पूरी तौर से वो नोटिफिकेशन करने के लिए जो मैंने कोशिश करके छोड़ा था, नोटिफिकेशन करने के लिए लास्ट फाइनल रिपोर्ट पूछ रहे थे। थोड़ी गड़बड़ में, इलेक्शन की गड़बड़ में थे, फिर भी ऑफिसर्स अपनी तरफ से भेज कर हैं। मेरा पहला कदम वो है। मेरी एक ये सबसे बड़ा मुद्दा वो भी था, कमरुल इस्लाम जब थे उन्होंने इतना ताजुब किया, क्या है जी मैडम इतने सालों से इसमें कोई नहीं झांका, आप क्यों कैसा झांके। मुझे जानकारी इसलिए कि बच्चे आते थे 2B की सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। तहसीलदारों को बुलाकर, DC को बुलाकर बातचीत करने के बाद मुझे पता चला। तो इंशाल्लाह इस दौरान कोशिश तो ज़रूर करूँगी। नेशनल सेंट्रल OBC लिस्ट में है जो प्रोफेशनल बैकवर्ड्स जो है उनको जमाने से उनको ये मिल जाती है, बैकवर्ड की सर्टिफिकेट मिलती है। जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के बावजूद भी नहीं दे रहे थे वो। जब कमीशन की चेयरमैन थी उस वक्त मैंने फिर से नया सर्कुलर निकाल कर अब बाकायदा वो माइनॉरिटीज़ की सर्टिफिकेट मिल रही है। ऐसा कोशिश करना चाहिए था, पिछले लोग जो हैं कोशिश करना चाहिए था। बहुत अच्छा होता था जब हमारे प्रोफेशनल के आधार के ऊपर सेंट्रल OBC लिस्ट में मुसलमानों के बच्चे जम जाते। कई बच्चे हमारे IAS IPS बहुत बड़े ओहदे पर फाइज होते थे। अब जितने भी लोग हैं हमारे स्टेट के जनरल में ही आ रहे हैं वो। तो ये कोशिश इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगी।
अब मुकामी सतह पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पे एक दोहरा मियार इख्तियार किया जा रहा है। मुसलसल मुसलमानों को जो है सिर्फ एक वोट बैंक के हद तक रखा जा रहा है। ये कांग्रेस लीडर भी मान रहे हैं और कांग्रेस के लिए जो वोट दिए हैं वो लोग भी वही मान रहे हैं। क्या यहाँ अब चूँकि शिवमोगा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ कुछ रीशफल करने या फिर यहाँ के जो कांग्रेस का जो सिस्टम है उसे मॉडिफाई करने के लिए आप कुछ पेशरफ करेंगे? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की हद तक नहीं है। पिछली एक बेंगलुरु में मीटिंग ली गई, वहाँ पर DK शिव कुमार साहब ने पूरी इस रियासत का जायज़ा लिया है उन्होंने, और वो चाहते हैं जहाँ पर हमारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन कम है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में भी हमारे लोगों को लाए। देखिए यहाँ पर जो कलीम है उनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने में मेरा भी अपना रोल रहा। वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। वो कोई एक छोटा मोटा ओहदा ले लेकर चले आते हैं और उनको किसके ज़रिए जाना वो भी जानकारी नहीं होती है। तो इस वक्त मेरा अपनी तरफ से भी दबाव रहता है और रियासत के वज़ीर आला भी उनका मेन मुद्दा परसों MP इलेक्शन होने के बाद उन्होंने फ़ील किया है कि हमें OBC और माइनॉरिटी वोट दिए हैं इसलिए इतने सीट आए हैं। अगर मेजर कम्युनिटी देती तो और सीट आ जाते थे। तो ही इज़ प्योरली फोकसिंग ऑन माइनॉरिटीज़ एंड OBC। इंशाल्लाह पूरे रियासत में जहाँ कहीं हमारी तादाद है उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। आखिरी सवाल मैडम, आप MLC तो बन गए, क्या मिनिस्ट्री के लिए कोई चांस आपके लिए है, कोई ऑप्शन है? जी अभी तक कोई कोशिश नहीं है मेरी। बस अल्लाह ताला ने तुइज़्ज़ु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशाउ, और कुर्सी भी मैं जानती हूँ अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, उसी की तरफ से दी जाती है। ये बड़ी जिम्मेदारी है, पहले ये तो निभा लूँ, उसके बाद अल्लाह चाहा तो क्या भी हो सकता है। मेरी तो कोशिश नहीं है। ये थे मोहतरमा बल्किस बानो मैडम, जिन्होंने बताया कि वो जैसे ही चार्ज संभालेंगे फ़ौरन वो एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मुकामी सतह पर लीडरशिप है उसके लिए भी जो है नौजवानों को आगे बढ़कर हिस्सेदारी हासिल करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा।